इस वीडियो में मैं आपको एक अति दुर्लभ औषधीय पौधा अतिविसा के बारे में परिचय दूंगा और उसकी औषधीय खेती की कृषि तकनीक के बारे में बताऊंगा, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। यह पौधा इस पौधे का उल्लेख जो है प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। हमारे आचार्यों ने को प्राचीन समय से इसका ज्ञान था और समस्त रोगों को दूर करने वाले यह अतिविसा के नाम से यह औषधि जो है वेदों में भी प्रसिद्ध है। और इसको इसके कंद को पीस करके बालकों के तमाम रोगों के जैसे उदर अतिशूल में जो लाभकारी है, इसलिए इसको शिशु भेषज और और अतिविसा के नामों से इसको जाना जाता है। यजुर्वेद से लेकर चरक संहिता तक तथा सुश्रुत संहिता से लेकर बांगभट्ट तक के साहित्य में इस यानी लिटरेचर में इसका बहुउपयोगी औषधीय पौधे के रूप में निरूपित इसे बहुउपयोगी औषधीय पौधे के रूप में निरूपित किया गया है। यह पौधा जो है हिमालय क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 2400 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई में एल्पाइन क्षेत्रों में यानी कि घास वाले मैदानों तथा ढलानों में, एल्पाइन क्षेत्र कहते हैं ग्रासलैंड्स को, और उसमें कुछ स्लोपी और एकदम ढलान वाले होते हैं, तो इसलिए घास वाले मैदानों तथा ढलानों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्तमान में यह पौधा जो है लुप्त प्राय पौधों के श्रेणी में आता है तथा शासन द्वारा इसे जंगलों से लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फलतः इसके भविष्य में उपलब्धि केवल कृषिकरण के माध्यम से ही संभव है। यह पौधा जो है पहले तो 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मिलता था आसानी से, जैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के एरिया में, सिरमौर में और उत्तराखंड में भी। लेकिन अब जो है अंधाधुंध इसके विदूहन के कारण इन क्षेत्रों से अब यह पूर्णतः लुप्त हो चुका है। अब यह 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही उपलब्ध यानी मिलता है। और वर्तमान में यह जो है उत्तराखंड के जो है भिलंगना घाटी, मंदाकिनी, भागीरथी घाटी और पिंडार घाटी तथा अलकनंदा घाटी और हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर एवं सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में भी यह जो है लगभग 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में यह एल्पाइन रीजन में जो कि घास वाले में उनमें मुख्यतः पाया जाता है। इस पौधे के बारे में थोड़ा परिचय ये दूंगा कि अतिविसा और अथवा अतीस का नाम का यह पौधा जो है 1 से 3 फीट यानी 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर का एक पौधा होता है। यह एक द्विवर्षीय पौधा होता है यानी बाइनियल, जिसका कांड गोल, कांड तना जो है एकदम सरल एवं या शाखाविन, थोड़ा सा नीचे से शाखाविन होता है रियरली वाला, लेकिन ये जो है बहुत ही सिंपल होता है, अधिकतर बिना शाखाओं वाला। और इसका जो है थोड़ा इसमें हेयर्स लगे होते हैं, रोम्स होते हैं, और इस पौधे पे 2 से 4 इंच के लंबे लटवाकार पत्ते निकलते हैं जो कि थोड़ा तीक्ष्ण होते हैं, आगे नुकीले एक्यूमिनेट। और इसके ऊपर पत्ती के ऊपर तथा इसके मतलब एजेस में जो है थोड़ा सा क्रिनेट या दंतुट होते हैं, और पत्तों के मूल दंड से पुष्पदंड तक निकलते हैं यानी इन्फ्लोरेसेंस तक वगैरह इसमें पत्तियाँ आती हैं। और औषधीय पौधों औषधीय उपयोग में मुख्यतः अतीस के कंद जो है कंद यानी कि ट्यूबर्स प्रयोग आते हैं। ये कंद द्विवर्षीय होते हैं तथा एक साथ 2 कंद लगते हैं। इनमें से एक कंद जो है पिछले वर्ष का मातृकंद तथा एक नए वर्ष का पुत्री यानी कि डॉटर कंद होता है। और यह ताज़ा कंद, इसका ताज़ा कंद जो है लगभग एक लंब गोल अंडाकार होता है और यह ऊपर से भूरा होता है तथा तोड़ने पर भीतर से श्वेत वर्ण वाला श्वेत होता है, और इसके बीच में 4 से 5 काले कुछ बिंदु होते हैं। इस कंद की आकृति हाथी के सूंड की तरह ऊपर से मोटी तथा नीचे पतली होती है। राज निघंटुकार ने अतीस के 3 भेद बताए हैं, श्वेत, कृष्ण तथा रक्त। और मदन पाल निघंटुकार ने इसके 4 भेद बताए हैं, श्वेत, रक्त, अत्यंत कृष्ण तथा पीला।
संहिताओं में भी मुख्यतः दो प्रकार के अतीस का वर्णन हुआ है कंपेंडम जो ये हैं उनमें, जैसे अतिविषा, कड़वी अतीस तथा प्रतिविषा के रूप में। निघंटुकार तथा वैद्यों की राय में श्वेत अतीस अथवा कड़ी अतीस को ही उत्तम माना गया है और उनका विचार है कि औषधीय उपयोग में श्वेत तथा कड़वी अतीस ही प्रयुक्त की जानी चाहिए। अतीस की अगर रासायनिक संरचना के बारे में देखा जाए तो अतीस में मुख्यतः अतीसन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें हेट्राटिसिन, हिस्टिसिन, हेट्रोफाइलिसिन, हेट्रोफाइलिन, हेट्रोफाइलिडाइन, एटिडीन आदि जैसे एल्कलॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ इसमें एकोनेटिक एसिड, टैनिक एसिड, ओलिक का मिश्रण और पामेटिक स्टेरिक ग्लाइसराइड भी इसमें पाए जाते हैं। इसका पौधे का उपयोग जो है विभिन्न रोगों के निदान में अतीस ने जो है अतीस की उपयोगिता जो है सिद्ध हुई है। इस संदर्भ में अतीस के औषधीय पौधों को जो है खासकर बाल रोगों के उपचार यानी कि शिशु वैसेज के रूप में भी काफ़ी वो वर्णन मिलता है। बाल रोगों के निदान में अतीस का विशेष महत्व है। बच्चों की खांसी, ज्वर तथा बमन की स्थिति में अतीस का चूर्ण नगर मोथा तथा काकड़ा सिंगी के साथ मिला करके मधु के साथ चटाने से इन रोगों का निदान होता है। इसी प्रकार से यदि अतीस, सौंठ, सुगंध वाला यानी एबिलिटोन इंडिका जो होता है सुगंध वाला तथा इंद्र का क्वाथ प्रातःकाल में पिलाने से बच्चों के अतिसार की समस्या दूर हो जाती है। अतीस का बायबिडन के साथ समान चूर्ण शहद के साथ मिला करके सेवन करने से भी बच्चों के पेट से कृमि नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से समस्त बाल रोगों के निदान हेतु वनौषधि जो चंद्र द्वारा एक विशेष प्रिपरेशन यानी अति विषाद अर्क बना करके इसका सुझाव दिया है। और जो है मुलेठी, काकड़ा सिंगी, पीपर, वत्स, वाइडिंग और जायवित्री और जायफल, केसर को संभाग में मिलाकर इसमें एक मासक कस्तूरी मिला करके इस चूर्ण को कांच की कार्क वाली बोतल में भर करके तथा 40 गुना रेक्टिफाइड स्प्रे डाल करके 7 दिन तक धूप में रखा जाना चाहिए और 8वें दिन इस दवा को मसल करके यानी कि मिला करके इसे ब्लॉटिंग पेपर में छान लेना चाहिए। और इस दवा से बच्चों की अवस्था के अनुसार प्रतिदिन 1 बूंद से लेकर 10 बूंद प्रतिदिन पानी अथवा माँ के दूध में मिला करके बच्चों को सेवन कराने से बच्चों को होने वाली सर्दी, कफ, खांसी, निमोनिया, कमजोरी, बेहोशी, शीतकाल में होने वाले भयंकर रोग ठीक हो जाते हैं। बच्चों के खासकर उदरसूल और अतिसूल में जो है कंद को पीस करके जो ये बताया गया कि यह तमाम रोगों को जो है तमाम रोगों में बच्चों के लाभकारी होती है। अगर सिंपली भी अगर उसको करें, इतना आप योग ना बनाएं तो इस तरह से ये उपयोगी है। और उन्माद पर नियंत्रण के लिए हेतु भी इसका उपयोग होता है। उन्माद की स्थिति में अतीस का 1 ग्राम चूर्ण गुड़हल के फूलों के अर्क की 4-5 बूंदों के साथ पानी में मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। वात प्रकृति जो यानी वायु प्रकृति के जो व्यक्ति उन्माद होने की स्थिति में या जब अधिक बोलने लगते हैं तो उन्हें अतीस का चूर्ण जल के साथ देना लाभकारी होता है। बुखार की स्थिति में भी विभिन्न ज्वरों के निदान में विशेषतः मलेरिया के उपचार में अतीस काफ़ी लाभकारी पाया गया है। ज्वर का वेग रोकने के लिए 1 से 2 ग्राम अतीस का चूर्ण 4-4 घंटों के अंतराल में देने से 3-4 बार 4-4 घंटों के अंतराल में 3-4 बार देने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। तो इस तरह से मलेरिया के उपरांत होने वाली कमजोरी की स्थिति में भी अतीस जो है चूर्ण जो है काफ़ी लाभकारी है। ज्वरा अतिसार के निदान हेतु भी विभिन्न प्रकार के ज्वरों के साथ ज़्यादा मात्रा में दस्त होने की स्थिति में भी अतीस का 1.5 ग्राम चूर्ण 2 ग्राम सूंठ के साथ सिद्ध किए हुए जो है रसोत जल के साथ रसायन जिसको बोलते हैं कि 7 दिन में 3 बार लेने से
ज्वरातिसार का रोगी 2 ही दिन में ठीक हो जाता है। जहरीले कीड़ों के काटने की स्थिति में, जैसे बिच्छू, मकड़ी आदि के काटने की स्थिति में भी प्रभावित स्थान पर अतीस का चूर्ण चूने के साथ मिलाकर लेप करने से शीघ्र उसको राहत मिलती है। अतीस की कृषि तकनीकी, अतीस की खेती मुख्यतः इसके कंदों यानी ट्यूबर्स की प्राप्ति के लिए होती है, जिन्हें पूर्णतः विकसित होने में 2 से ढाई वर्ष का समय लग जाता है। इस तरह से यह फसल की अवधि 3 से 4 वर्ष तक ही अनुशासित की गई है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु प्राकृतिक अवस्था में अतीस के पौधे जो है समुद्र सतह से जो है 2400 से लेकर और 4000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा पाया गया है कि पहले यह निचले उसमें भी जो है क्षेत्रों में मिलता था, लेकिन ऐसा निचले क्षेत्रों में इसे लगाने से भले पहले तो 2000 से मिलता था, लेकिन अगर हम इसको अब जो है निचले वाले क्षेत्रों में इस लगाएं तो इसकी गुणवत्ता एवं औषधीय गुणों में कमी आ जाती है। अतः इसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान समुद्र सतह से 2700 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई वाले स्थानों पर इसको लगाना चाहिए। इस प्रकार से इसकी खेती 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र ही ज़्यादा उपयुक्त हैं, जो कि ठंडे तथा नम और तथा शीतोष्ण होते हैं, यानी कोल्ड रीजन्स वाले होते हैं। इसके लिए अतीस ऐसी दोमट मिट्टियों में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से पनपता है, जिनमें जीवांश तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं और भूमि में नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। सीधी धूप वाले क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन खासकर ये अर्ध छांव यानी कि शेडेड वाले जो पोर्शन है इसमें ज़्यादा जो है ये लगाया जाता है। प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे स्थान जहाँ भेड़ तथा बकरों के रुकने तथा उन्हें बैठाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसकी खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त पाए गए हैं। अतीस के प्रवर्धन के लिए अतीस का प्रवर्धन इसके बीजों से भी किया जा सकता है और इसकी कलमों से भी तथा ट्यूबर्स के ऊपरी कलमों से तथा ट्यूबर्स के ऊपरी भाग से भी जो है बीजों का मुख्य खेत में लगाने से इसका प्रवर्धन हो सकता है। और खेत में लगाने से पूर्व नर्सरी को तैयार करना उपयुक्त होता है। नर्सरी की तैयारी करने हेतु पौधे को मुख्य खेत में रोपित करने से पहले अतीस के बीजों से नर्सरी तैयार करने हेतु जो है पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। सर्वाधिक उपयुक्त समय जो है इसके लिए जो है अक्टूबर नवंबर तथा फरवरी मार्च का माना जाता है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक ये जो है इसमें फ्रूट जो है बनने लग जाते हैं, यानी फल आ जाते हैं और वो मैच्योर होने लगते हैं। तो इसके बाद ही इस जो है इसको लगाया जाता है और फरवरी मार्च का कहीं कहीं पे इसको जो है फरवरी मार्च में भी लगाना उचित होता है। वैसे यदि पॉली हाउस की व्यवस्था हो तो नर्सरी सर्दी के मौसम में ही ज़्यादा लगाई जा सकती है, और यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो फरवरी मार्च का समय ज़्यादा उपयुक्त रहता है। उस समय न तो ज़्यादा ठंडा रहता है न ज़्यादा गर्म होता है। तो इसके लिए जो है खुली नर्सरी या पॉली हाउस में भी पॉली हाउस में भी इसकी नर्सरी लगाई जा सकती है। बीजों का उगाव 25% से 30, लेकिन इसमें जब हम अगर नर्सरी बनाते हैं सीड से अगर, तो इसमें 25% से 30% ही तक होता है। और इसमें जो है प्रायोगिक दृष्टियों से ज़्यादा से 56 से यानी 50% से 75% तक ही होना पाया गया इसमें। जब पौध 2 माह से अधिक हो जाए तो इसे मुख्य खेत में प्रतिरोपित कर दिया जाता है। और यदि हम उसको जो है कलम से या ट्यूबर्स के अगले भाग से लगाएं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इसका परसेंटेज रहता है उगने का। और इसके बाद जो है इसको खेत में प्रतिरोपण करते समय पौधे से पौधे की दूरी 1x1 फीट रखी जानी चाहिए, और इससे मुख्य खेत में गहरी जुताई करके ही जो है खेत को तैयार किया जा सकता है। 1 एकड़ में लगभग 10 टन गोबर अथवा कंपोस्ट की खाद की आवश्यकता होती है या मिला दी जानी चाहिए अगर 1 एकड़ में हम उसकी खेती करते हैं। और बीजों के बजाय ट्यूबर्स के ऊपरी भाग से प्रवर्धन करने पर पौधे जल्दी तैयार होते हैं। तो थर्ड मेथड है
यानी फर्स्ट बीज से, दूसरा जो है कलमों से, और तीसरा जो है ट्यूबर्स के ऊपरी वाले भाग से। तो इसमें ज़्यादा प्रवर्धन जल्दी हो जाता है। और इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी पौधे को काफ़ी अधिक, क्योंकि नमी की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है। विशेष रूप से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के शुष्क मौसम के समय में प्राय 6 माह के दौरान 24 घंटे में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से पानी दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तदुपरांत प्रति सप्ताह एक सिंचाई दे देने से भी फसल की जो है वृद्धि होती रहती है। खरपतवार नियंत्रण, अतीश के पौधे को खरपतवार अतीश के बीच में, पौधों से पौधों के बीच में जो है खरपतवार को पनपना नहीं देना चाहिए, और जब कहीं खरपतवार दिखे तो उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। खेत की निराई गुड़ाई नियमित अंतरालों पर करते रहना चाहिए। और इसके लिए अतीश के साथ हम जो है अंतर्वर्षीय कुछ फसलें भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष की क्रॉप होती है, 2 वर्ष के बाद ही उसमें अच्छा ट्यूबर्स मिलता है। तो इसलिए इसमें जो है विभिन्न इस वन औषधि के साथ जो है पौधे, जैसे सुरसिया चिरैता कि हम इसमें जो है फसल लगा सकते हैं, जिससे कि वार्षिक आधार पर प्राप्तियां हो सकती हैं। पहले साल में, एक साल में जो है, क्योंकि चिरैता से हमको जो है उपज मिल जाती है, और इससे दूसरे साल से ही जो है हमको जो है उपज मिल सकती है। तो इसलिए इसके बीच में हम जो है सुरसिया चिरैता की फसल भी लगा सकते हैं। और फसल का जो है पकना, यूँ तो अति से द्विवर्षीय यानी बाइनियल क्रॉप के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने की दृष्टि से इसको 3 वर्ष के बाद, 3 या 4 वर्ष के बाद ही उखाड़ा जाता है। पौधों को उखाड़ने का सर्वाधिक उपयुक्त समय अक्टूबर-नवंबर के महीने होते हैं, जब इस के पौधों पर बीज बनकर, जब पौधों पर बीज फ्लावरिंग के बाद बीज बनकर बीज बनने लग जाते हैं। इस प्रकार 4 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत अतीश के ट्यूबर्स को जमीन से उखाड़ लिया जाता है। फिर इससे रेत अथवा मिट्टी को अच्छी प्रकार साफ करके सुखा लिया जाता है हवा में। और कई बार तो कंदों का निचला भाग उत्पादन के रूप में इसके जो निचले वाला भाग को हम जो है सीड्स के लिए रख जाते हैं, और ऊपरी ट्यूबर को अगली फसल के लिए जो है निचले ट्यूबर्स को, मतलब ट्यूबर के जो है निचले वाला भाग तो हम जो है उत्पाद यानी फसल सेल करने के लिए रख सकते हैं, और ऊपरी ट्यूबर को अगली फसल के लिए यानी प्लांटिंग मटेरियल के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं, इसको यानी रख सकते हैं सीड मटेरियल के लिए। और इसके कुल प्राप्ति जो है इस फसल से जो है 3 वर्ष की इस फसल से प्रति एकड़ लगभग 5 कुंटल सूखे कंद प्राप्त होते हैं, जिसका कि भाव यूँ तो 1000 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 1500 रुपये प्रति किलोग्राम तक होता है, लेकिन इनका भाव जो है 1000 रुपये प्रति किलोग्राम भी माना जाए तो फसल से लगभग 5 लाख रुपए की एकड़ की प्राप्तियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो है इस फसल से कम 1 एकड़ के लिए प्लांटिंग मटेरियल भी मिलता है। तो फसल पर होने वाले विभिन्न खर्चे अगर कम कर दिए जाने पर 3 वर्ष की फसल से किसान को लगभग 4 लाख यानी कि लगभग इसको काफ़ी अच्छी शुद्ध आय प्राप्त हो सकती है। और इस तरह से अगर हम जैसे लागत इसकी व्यय मदें, जैसे नर्सरी तैयार करने में, खेत की तैयार करने में, बीजों की लागत में सबसे ज़्यादा इसको 20,000 रुपये का प्लांटिंग मटेरियल अगर हम बेचें तो उसमें या उसके लिए खरीदें सीड तो 20,000 का, और सिंचाई पे और उसी तरह से खरपतवार नियंत्रण पे कम से कम इसमें 1 लाख रुपए का अगर हम इसमें आय व्यय का विवरण में या मतलब व्यय के बारे में चर्चा करें तो 1 लाख रुपए तक इसमें खर्चा आता है। और कंदों से बिक्री की प्राप्तियां लगभग 5 लाख की होती हैं, और उसमें से 1 लाख अगर माइनस करें तो हमें जो है 5 लाख जो है इसी तरह से बीज के रूप में भी प्राप्तियां जो हमें 10,000 का जो है सीड की प्राप्ति होती हैं। तो एक तो कंदों से 5 लाख की होगी सीधा 5 कुंटल, क्योंकि हमें जो है 1 एकड़ से 5 कुंटल मिलता है, और उसमें बीज के रूप में जो प्राप्तियां उसकी कीमत लगाई तो 10,000 रुपये, तो 5 लाख करीब 10,000 के तक हमको बेनिफिट है। और इसमें से अगर हम 10,000
सॉरी 1 लाख जो इसमें आय जो व्यय हो हमारा प्लांटिंग और इसके नर्सरी और खरपतवार नियंत्रण में और कंदों को खोदने में जो टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो उसको इसमें से रिड्यूस का यानी घटा करके हमको लगभग 4,10,000 का जो है शुद्ध लाभ होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।